बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उस पर मेहनत करता था। तभी एक दिन, ओ बेटा केशव, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। हमें तेरा बहुत ख्याल है केशव, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा, तुमने क्यों बात की वहां? हम नहीं जाएंगे। हमारे खुद का खेत है तो हम दूसरों के पास क्यों काम करने जाएं? हम गरीब सही मगर खुददार हैं। हम अपनी मिट्टी में पले हैं, उसी में पसीना बहाएंगे। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, हम अपनी ही जमीन पर मेहनत करेंगे, किसी और की चाकरी नहीं करेंगे। अरे केशव, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूं तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन हम उसी जमीन से सोना निकालेंगे, सोना। ये जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। केशव बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे ना हालातों से डर लगता था ना ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता, अपने खेत की ओर बढ़ता जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। केशव खेत में काम कर ही रहा कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे केशव भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे श्याम भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करे, धरती तो माँ समान होती है। जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब दोपहर को केशव थक हार कर जब घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है, हम अभी जाकर ले आते हैं लकड़ियां। केशव लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है। लगा रहे केशव, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरी। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी? चलो, लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। केशव लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी इस कदमों से बढ़ रहा था कि तभी आसमान अचानक काले बादलों से गिर आता है। एक पल पहले तक जो सूरज की धूप थी, अब वो कहीं खो गई और फिर तेज बारिश होने लगती है। लो हो गया सत्यानाश। भीगे कपड़ों को बचाएं या लकड़ियों की गठरी को? अब हम क्या करें? बारिश भी न। बारिश तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें अब बौछार बन चुकी थी। केशव की आंखों में जलन थी।
हाथ कांप रहे थे, पर तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो गठरी को कसकर पकड़ किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचता है। केशव देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है। वह केशव को देखकर बोलता है, आजा बेटा, अंदर आजा, भीग जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। केशव बारिश रुकने तक वही ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। डॉन, ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। बारिश रुक गई है। अम्मा भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं बारिश फिर न होने लगे। केशव लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर सविता चाची आई हुई थी। ओ केशव, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। अरे काकी, क्या तू भी अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले कुछ कमा ले, कुछ बचा ले, थोड़े पैसे जोड़ ले, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़ी हो जाएगी। शादी घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा? केशव, होना तो कुछ है नहीं वहाँ। और तेरी माँ क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएगी? छोड़ दो ना काकी, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। अच्छा, चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। क्यों केशव, तू चुप नहीं रह सकता? थोड़ी देर, पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है? यूं जान देकर ले, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। अम्मा, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ हमारे साथ, और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। अपनी अम्मा के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार केशव ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वह हर दिन अपने खेतों पर जाता। हाँ, सभी के खेतों में से फसल निकल रहे हैं। हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। केशव, तू बस मेहनत करता रहा, भगवान देख रहा है। केशव, यह सब अपने आप से बड़बड़ा रहा ही था कि तभी शाम आ जाता है। क्या हुआ केशव भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर वे हंसते हुए वहां से चला गया। केशव का मन भर आया। गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। केशव ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। केशव ने जब लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। केशव रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाता है। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थीं और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी। हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। तभी सामने एक हल्की सी धुंध में से वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। काका, आप यहाँ देखिए ना, हम रास्ता भटक गए हैं। आप हमें रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियां लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बेटा, मेरा नाम केशव है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहे
तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर कुछ भी नहीं होगा। सबके खेत में फसल लहलहा रहे हैं, पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो। इसलिए हम आज गुस्से में जंगल चले आए थे लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते रहो। एक बात कहूं क्या? हाँ काका, बोलिए, क्या बोलना है? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वह जानता हूं मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब। रामलाल की बात सुनकर केशव जैसे एकदम सन्ने रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे। आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। उसने अचानक, काका, हमारा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो खुद अभी नहीं जानते कि हम अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। हम तो इतना भी नहीं कमाते कि किसी और को खुशी से रख सकें। आपकी बेटी की किस्मत हमसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि हमारे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए काका। हम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पति बनने के काबिल अभी नहीं हुए। बेटा तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। शव चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी उसकी माँ आकर उससे पूछती है, केशव बेटा क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? केशव अपने दिल की सारी बात माँ को बताने लगता है। हाँ बेटा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वह केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। केशव और उसकी माँ रामलाल की बेटी कामिनी से मिलने जाते हैं। यह मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे केशव बेटा, आओ आओ। बहन जी आप भी आइए, आइए बैठिए। ये मेरी बेटी कामिनी है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। हम इस रिश्ते के लिए सहमत हैं। और फिर केशव और कामिनी की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद केशव और उसकी माँ कामिनी को घर ले आते हैं। धीरे धीरे कामिनी भी घर को संभाल लेती है। कुछ दिन बाद केशव फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वह खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं। कहीं गेहूं की बालियां झूम रही है तो कहीं धान की हरियाली मुस्कुरा रही है। मगर केशव का खेत वही पुरानी सूखी मिट्टी दरारों से भरी, जमीन हवा भी जैसे चुप है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। केशव वही खड़ा रह जाता है। केशव खेत में अकेला बैठा है, मिट्टी को हाथों में लेकर सोच में डूबा है। तभी गांव का एक युवक उसके पास आता है। क्या हुआ केशव भैया? अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने। अब तो आपकी दुल्हनियां भी आ गई हैं। अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। केशव चुप रहता है। देखिए, सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हो। अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। कामिनी बेटी, जरा देख तो दोपहर हो गई है और केशव अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तो खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। केशव खेत में उदास बैठा था। तभी वहां कामिनी खाना लेकर पहुंचती है। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, माँ ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है,
अब तक लौटा नहीं। भूखा होगा, जाकर खाना दिया। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए। मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही। सुनी जमीन, सूने सपने। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई हमारी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहला रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हो। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। कामिनी आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके पैर खेतों में पड़ते हैं, केशव को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो, जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो, और पल भर को वह सब भूल जाता है। परेशानियां, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने। उसे महसूस होता है शायद ये वही कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। कामिनी का आना सिर्फ खाना लाना नहीं था, वो उम्मीद लाई थी। चलो कामिनी, घर चलते हैं। हम वही खाना खाएंगे माँ के साथ। हमारा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है, हमें घर जाना है। के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब केशव भी उम्मीद छोड़ देता है। वो चुपचाप जमींदार के पास जाकर काम पकड़ लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक किसान हीरालाल हाफता हुआ जल्दी जल्दी कदमों से केशव के घर पहुंचता है। केशव भैया, ओ केशव भैया, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। केशव, उसकी माँ और कामिनी तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ हीरालाल? इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे चलिए मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। केशव और सभी लोग हीरालाल के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गांव की पगडंडी से होकर तेज धूप को पार करते हुए थोड़ी ही देर में वे केशव के खेत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही केशव की नजर सामने के नजारे पर पड़ती है, वह वही ठिठक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने का दृश्य एक चमत्कार से कम नहीं था। जिस जमीन ने बरसों तक एक पत्ता नहीं उगाया था, आज वहां नन्ही हरी कोपले झांक रही थी, मिट्टी जैसे मुस्कुरा रही थी और हवा में ताजगी घुल गई थी। माँ, ये हमारी जमीन है, देखो ना, आखिर इसमें पौधे आ ही गए। बंजर नहीं रही, अब जिंदा हो गई है माँ। ये सब कामिनी की वजह से हुआ है। उसी दिन जब उसके पैर इस जमीन पर पड़े थे, हमें एक अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे मिट्टी ने किसी को अपना लिया हो, जैसे किसी ने इसे फिर से जगा दिया हो। और देखो माँ, आज उसी जमीन से पौधे निकल आए हैं। बेटा, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। वाह भाई केशव, तुम्हारी मेहनत ने तो अपना रंग दिखा ही दिया।